तो अब बात करेंगे पार्ट 3 की। ठीक है, पार्ट 3 की बात कर रहे हैं और इस पार्ट 3 में हम आगे जो 20 क्वेश्चन होंगे है ना 101 से लेके 120 तक उसकी बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू संगीत नाटक एकेडमी। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए, है ना। इतने सारे टेस्ट सॉल्व किए होंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको ये क्वेश्चन मिल ही गया होगा। संगीत नाटक एकेडमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बताना है संगीत नाटक एकेडमी के लिए करेक्ट कौन सा है। इट इज़ द फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ द आर्ट सेटअप बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कि ये फर्स्ट एकेडमी है, बिल्कुल सही। इट इज़ द फर्स्ट एकेडमी ऑफ आर्ट सेटअप बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इट फर्स्ट चेयरमैन वॉज डॉक्टर सदाशिवा राव। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सदाशिवा राव थे। क्या गलत है? डॉक्टर PM राजवर्मन और राजमन्नार, डॉक्टर PV राजमन्नार was the first chairman, so this is incorrect. संगीत नाटक अकेडमी इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, बिल्कुल सही है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C, 1 and 3 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 102 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द लैब ग्रोन डायमंड्स। देखो मेरे हर क्वेश्चन आपको लगेंगे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ लगेंगे, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो भाई जो टॉपिक्स है ना, मेरे को जब मैं बना रहा हूँ तो लगता है यार कि सच टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको 120 क्वेश्चन दिखेंगे ना, वो फालतू क्वेश्चन नहीं है, मुझे बस देने के लिए दे दिया भाई। हर चीज़ जो न्यूज़ में था, है ना, आप फरवरी बनाओगे तो भी आपको जो एक साल के अंदर न्यूज़ में था वो क्वेश्चन मिलेंगे। आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको रिपीट हो जाएगा। आपको जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, तो एग्जाम्पल टू तो ब्लैक सी है, तो किसी में आपको ब्लैक सी के स्टेट पूछ दिए जाएंगे, किसी में ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ दी जाएगी, किसी में ब्लैक सी के अपने पास कौन सा यहाँ पे आइलैंड है, क्रीमिया है, ये पूछा जाएगा। तो ये देखिए आपके जो क्वेश्चन होंगे एक टॉपिक के अराउंड घूमते रहेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन बना के आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, वो बिल्ट होते हैं यार। बिकॉज वो जमाना चला गया जब आप पढ़ रहे हो और जाकर क्वेश्चन दे रहे हो। अरे आज कॉम्पिटिटिव माहौल है यार, सब क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज द टॉपिक्स दैट यू गेट अंडरस्टैंड। ठीक है ना, आप जो टॉपिक आप क्वेश्चन बनाने के बाद जैसे आपके दिमाग में फिट होता है ना पॉइंट वाइज, वो कैसे और तरीके से फिट नहीं हो सकता। तो स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पे 102 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे थे, लैब ग्रोन डायमंड्स की। ठीक है, सो लैब ग्रोन डायमंड्स हैव फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द नेचुरल डायमंड। बिल्कुल सही है, इनका जो फिजिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो किसके ऐसा होता है? बिल्कुल नेचुरल डायमंड के जैसा होता है। एंड इट टेक मोर एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट अ नेचुरल डायमंड फ्रॉम द अर्थ देन टू क्रिएट अ लैब ग्रोन डायमंड। क्या हमको ज़्यादा एनर्जी लगता है भाई नेचुरल डायमंड को एक्सट्रैक्ट करने में? बिल्कुल सही है, ज़्यादा एनर्जी लगता है एज कम्पेयर टू जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाने में। बिल्कुल सही है, इसलिए तो लैब ग्रोन डायमंड्स बनाए जा रहे हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, सो आंसर हो जाएगा C। 103 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इज करेक्टली मैच। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है रेलवे प्रोटेक्शन जोन की। किसकी बात करनी है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करनी है, इसके ऑपरेशंस की बात करनी है। ऑपरेशन AAHT, व्हाट इज ऑपरेशन AAHT? है ना, अगेंस्ट स्मगलर इन्वॉल्व इन इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। नो, जो AAHT था वो AAHT ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर था। AAHT क्यों था? AAHT था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, सेकेंड है ऑपरेशन अमानत। ओके, ऑपरेशन अमानत क्यों था भाई? ऑपरेशन अमानत इज फॉर लॉस्ट लगेज। ठीक है ना, आपका जो सामान है आप घूम गया है उसके खोजने के लिए इनिशिएटिव है ना। ऑपरेशन अमानत एक आपके जो घूमे हुए सामान को आसान बनाने की एक इनिशिएटिव है ना, ऑपरेशन अमानत। सो इट इज़ फॉर लॉस्ट लगेज। ओके, उसके बाद है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। देखो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते क्यों है भाई? नन्हे मीन्स चाइल्ड एंड फरिश्ते मीन्स रेस्क्यू। जो चाइल्ड घूम गए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए नन्हे फरिश्ते। एंड ऑपरेशन विलैप, ऑपरेशन विलैप क्यों किया गया था? फॉर जो स्मगलिंग होता है उसको रोकने के लिए। ओके, जो स्मगलिंग होता है किसका? वाइल्ड एनिमल्स का, है ना, प्लांट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, उसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए।
ओके, सो दिस आर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। करेक्टली मैच तो कोई सा भी नहीं है भाई, सब इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104 है विद रेस्पेक्ट टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है स्पीकर ऑफ द लोकसभा की। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट कौन सा है और लेवल कैसा है। क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मॉडरेट। तो स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं? द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के जो ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है। हाँ बिल्कुल गलत है भाई। जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर है ये हमने लिया है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से, ठीक है ना। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को क्या बोलते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को क्या बोलते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो देखो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब टू तो कॉमन है दोनों में, मतलब टू तो सही होना ही है। क्या बोल रहे थे? फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही है। द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड इफ अ रेजोल्यूशन इज पास्ड by a majority of all the members of the Lok Sabha, that is by absolute majority and not by ordinary majority। एक स्पीकर को हम रिमूव कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रिमूव करना है क्या स्पीकर को? हाँ, स्पीकर को क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रिमूव करना है क्या? गलत बात है भाई। जो स्पीकर को रिमूव किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। देखो इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब जो वैकेंसीज हैं, टोटल सीट्स माइनस वैकेंसीज के बाद जो स्ट्रेंथ बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मेजोरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब मोर देन 50% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ को हम क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव मेजोरिटी बोल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है भाई, इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। भाई किसी के बारे में आपको पता हो कि ना हो, दो पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव मेजोरिटी पहली बात तो स्पीकर को रिमूव करने के लिए होता है और दूसरी बात वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए होता है। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक छोड़ोगे बिकॉज सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था लोक स्पीकर। तो स्पीकर के बारे में कम से कम पता ही होना चाहिए भाई, स्पीकर को रिमूव कैसे किया जाता है। स्पीकर को रिमूव कैसे किया जाता है? स्पीकर को रिमूव किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू। स्पीकर को रिमूव कैसे किया जाता है? स्पीकर को रिमूव किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू। सो ये बोल रहा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 105 है, हमको बात करनी है भाई, करेक्ट बताना है क्या? यस करेक्ट हमको बताना है। एक प्रीवियस क्वेश्चन है यार, ये पहले भी आ चुका है। लेवल क्या है इसका? ईजी है। The annual range of temperature is greater in the Pacific Ocean than the Atlantic Ocean। जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अटलांटिक ओशन इन पैसिफिक ओशन। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो पैसिफिक ओशन में कम होगा एज कम्पेयर टू अटलांटिक ओशन। बिकॉज ज़्यादा बड़ा साइज किसका है? पैसिफिक ओशन का। तो आप समझना बड़ा, एक बाल्टी पानी लेना और एक हमारे पास एक गिलास में पानी लेना, धूप में रखना भाई, कौन सा वेरिएशन इसमें ज़्यादा होगा? एक बाल्टी पानी में फिर एक गिलास वाला पानी में। तो एक गिलास वाले पानी में हमारे पास वेरिएशन ज़्यादा होगा, दिन में ठंडा जल्दी हो जाएगा, सॉरी दिन में गर्म जल्दी हो जाएगा, रात में ठंडा जल्दी हो जाएगा। तो बट हमारे पास जो बाल्टी होगा वो धीरे धीरे होगा गर्म, धीरे धीरे होगा ठंडा। उसी प्रकार का अटलांटिक ओशन छोटा ओशन है, पैसिफिक ओशन बड़ा ओशन है। पैसिफिक ओशन में पानी ज़्यादा है, उसीलिए इसमें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर पैसिफिक ओशन में कम होगा। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समुद्र का पानी कम है, साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने पास लैंड मास कम है, तो समुद्र का पानी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वेरिएशन क्या होगा? कम होगा। तो सेकेंड इज करेक्ट। आंसर हमसे पूछा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 106 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओरेंगुटेन आर द लार्जेस्ट आर्बोरियल मैमल्स। ओरेंगुटेन सबसे बड़े आर्बोरियल मतलब जो कि पेड़ में रहते हैं, पेड़ में रहने वाले मैमल्स हैं क्या? बिल्कुल सही है। ओरेंगुटेन जो लाल लाल बंदर से दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओरेंगुटेन्स। एंड दे आर नेटिव टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया। बिल्कुल सही है। ओरेंगुटेन्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ऑल द थ्री ओरेंगुटन स्पीसीज आर कंसिडर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बिल्कुल सही है। जो तीन अपने पास ओरेंगुटन की स्पीसीज हैं, बोर्नियन ओरेंगुटन एंड सुमात्रन ओरेंगुटन एंड ताम्पुली ओरेंगुटन, ये तीनों के तीनों स्पीसीज जो है वो क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है यार। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा डी 1 2 3।
107 नंबर क्वेश्चन है, केरला गवर्नमेंट हैज सेट अप अ एक्सपर्ट कमिटी चेयर्ड बाय जस्टिस थोताथली बी राधाकृष्णन टू, क्यों बनाया गया था, ठीक है। तो जस्टिस थोतातली बी रामाकृष्णन कमेटी जो था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ केरला ने बनाया था, वो क्यों बनाया था भाई, क्यों बनाया था, ये हमसे पूछा गया है, ये न्यूज़ में था इसीलिए हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो क्यों बनाया गया था यार, है ना। एक्सेस एट फर्स्ट हैंड द इको सेंसिटिव जोन और बफर जोन इन केरला, ठीक है, कि इको सेंसिटिव जोन के रेफरेंस में बनाया गया था। देखो केरला इतना ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो हमारे पास जो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में नियम बनाया था कि भाई हमारे पास इको सेंसिटिव जोन को 10 किलोमीटर से नहीं, हम 1 किलोमीटर के आस, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क 1 किलोमीटर जो जोन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इको सेंसिटिव जोन बोलेंगे। उसके रेफरेंस में केरला न्यूज़ में था बिकॉज केरला के अंदर इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है, कि उसका पूरा पूरा स्टेट वाला एरिया जो है जहाँ पे लोग रहते हैं वो वाला इको सेंसिटिव जोन के अंदर आ जाएगा। इसीलिए इसके रेस्पेक्ट में जस्टिस थोतातली बी राधाकृष्णन कमेटी बनाया गया था ना। क्वेश्चन नंबर 108 है, सबांग पोर्ट ऑफन सीन इन द न्यूज। सबांग पोर्ट कहाँ पे है भाई, सबांग पोर्ट जो है वो न्यूज में था, तो सबांग पोर्ट है कहाँ, आपको ये पता होना चाहिए। सबांग पोर्ट है जापान के अंदर। कहाँ पे है सबांग पोर्ट, इज इन जापान। सबांग पोर्ट कहाँ पे है, जापान के अंदर। जापान पे है, जापान पे है, जापान पे है, जापान पे है, ठीक है। कहाँ पे है, जापान के है, ऐसा लोग सोचेंगे, बट इट इज़ नॉट इन जापान, इट इज़ इंडोनेशिया। कहाँ पे है, इंडोनेशिया। क्योंकि इंडोनेशिया का मतलब याद किस रखेंगे इसको भाई, जो स्टेट ऑफ मलाका है ना, जो एक चोक पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है दुनिया की ट्रेड में, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मलाका है, उसी के पास क्या है अपने पास, उसी के पास क्या है, सबांग पोर्ट, ठीक है ना। सबांग एक सिटी है, सबांग एक सिटी है, कहाँ पे, इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है ना। इंडोनेशिया में एक सिटी है सबांग और उसके अंदर एक पोर्ट है, उसको ना सबांग पोर्ट, सो इट इज़ नियर दी स्टेट ऑफ मलाका। सो क्वेश्चन नंबर 109 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू देखो अपना देश स्कीम। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लाया, देखो अपना देश स्कीम लाया, ठीक है। इसका स्टेट ये न्यूज़ में था इसलिए हमसे क्वेश्चन, देखो ये है असली क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। जो टेस्ट इसमें आलतू फालतू के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछा जाएगा भाई। करंट अफेयर का मतलब ये है कि जो एक साल पिछले 1-2 साल में जो स्कीम्स आया गवर्नमेंट ने, आपने न्यूज़पेपर में क्या देखा, ये आपसे पूछा जाएगा भाई आपको स्कीम्स के बारे में पता है कि नहीं। बिकॉज सरकार में एग्जीक्यूटिव का पार्ट क्या है, स्कीम्स को लागू करना। स्कीम्स के बारे में जान नहीं तो लागू किसको करोगे। सो 109 नंबर क्वेश्चन है, देखो अपना देश स्कीम, इसके बारे में को बताना है। इट इज़ अ टूरिज्म कैंपेन इंटेंडेड टू बूस्ट डोमेस्टिक ट्रैवल इन इंडिया, कि डोमेस्टिक ट्रैवल को बूस्ट करने की बात करता है। बिल्कुल सही है भाई, देखोगे अपना देश है ना, तो तभी तो डोमेस्टिक ट्रैवल बूस्ट होगा। इट वॉज लॉन्च अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर। भाई याद रखना भाई, टूरिज्म की बात की जा रही है एंड टूरिज्म वाला कल्चर के अंदर नहीं आता भाई, मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई है इसके लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आता है क्या, देखो अपना देश स्कीम, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। The scheme is intended to offer financial help to tourists traveling to different part। बिल्कुल सही है भाई। इस देश में सबसे मुश्किल काम क्या है, ट्रैवल करना, और सबसे खर्चीला काम क्या है, ट्रैवल करना। तो खर्चा को कम किया जाए इसलिए क्या बनाएगा, अपना देखो अपना देश स्कीम लगाया गया, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 110 है, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन सुकून, हमको बात किसकी करनी है, ऑपरेशन सुकून की बात करनी है ना। 2007 में आया था। देखो हमको इससे क्या सीखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि देखो ऑपरेशन सुकून पूछ सकता है तो उस समय न्यूज़ में था। अभी ऑपरेशन दोस्त न्यूज़ में है, टर्की में जो अर्थक्वेक आया। ऑपरेशन गंगा न्यूज़ में है, यूक्रेन के इवैक्यूएट किए। अभी सूडान के अंदर अभी अपने पास क्राइसिस हो रहे हैं, तो उसके लिए जो ऑपरेशन लगाया जा रहा है, तो उस ऑपरेशन को पूछा जाता है जो रिसेंट हमारे पास न्यूज़ में थे। लेवल कैसा है, डिफिकल्ट। उस समय क्या था है ना, ऑपरेशन सुकून जो था ना, उस समय था वो क्या था, इंडियन नेवी ने क्या किया, इंडिया, श्रीलंका, नेपालीज नेशनल्स को क्या किए है ना, रेस्क्यू किए। लेबनान में जो वॉर हो रहा था ना, भाई कहाँ पे, लेबनान के अंदर जो वॉर हो रहा था मिडिल ईस्ट में, वहाँ से इवैक्यूएट किए थे इंडियन सिटीजन्स को, नेशनल इंडियन सिटीजन्स को, श्रीलंकन सिटीजन्स को और नेपाल के सिटीजन्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। 111 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी आर रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब। हमको बात किसकी करनी है यहाँ पे, शेड्यूल ट्राइब की बात करनी है। लेवल कैसा है, मॉडरेट है इसका। हमको बात करनी है कमिटीज की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड कमिटीज विद शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है ना। ऐसी कौन कौन सी कमिटीज हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो भूरिया कमिटी के शेड्यूल ट्राइब के साथ रिलेटेड है क्या, भूरिया कमेटी शेड्यूल ट्राइब के साथ रिलेटेड है क्या, बिल्कुल सही है। ये एसटी पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड है,
ठीक है। और ये 1965 में बनाया गया था क्या? नो, भूरिया कमेटी जो था 2002-2004 में बनाया गया था। उसके बाद ऋषिकेश पंडा कमेटी जो था है ना, वो 2014 के अंदर बनाया गया था। लोकूर कमेटी जो था वो 1965 में बनाया गया था। जाक्सा कमेटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ट्राइब्स के लिए, एसटीज के लिए, बच्चे को कुछ ना पता हो लेकिन उसको जाक्सा कमेटी जरूर पता है। काका कमेटी बोलते हैं, उसको जाक्सा नहीं बोलते, काका कमेटी रिपोर्ट सबको जानते हैं भाई। तो आंसर इज डी, ऑल द कमेटीज आर रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 112 है, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है, ठीक है भाई, साउथ टू और नॉर्थ अरेंज करना है अपने पास। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। बारातांग आइलैंड, स्मिथ आइलैंड, पैसेज आइलैंड, नॉर्थ रीफ आइलैंड, ठीक है। हमको क्या करना है? साउथ टू नॉर्थ। याद रखना क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है? साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर की तरफ हमको अरेंज करना है। ये सब अरेंज, ये ऑर्डर्स जो है ना, ये सब जो आपने आइलैंड है, बारातांग आइलैंड, स्मिथ आइलैंड, पैसेज आइलैंड, ये सब कहाँ के आइलैंड है? ये सब जापान के आइलैंड है। तो सबसे नीचे में क्या है भाई? सबसे नीचे में है पैसेज आइलैंड, तो सबसे नीचे में क्या होगा? 3। सबसे नीचे में क्या हो जाएगा? 3। सबसे नीचे में क्या हो जाएगा? 3। सो पैसेज आइलैंड सबसे नीचे में है। तो कुछ ना पता हो, ये पता नहीं भाई पैसेज आइलैंड है कहाँ पे, ये जापान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आइलैंड आता है? उसके बाद हमारे पास कौन सा आइलैंड आता है? बारातांग आइलैंड। कौन सा आइलैंड? बारातांग आइलैंड। देखो हमको पूछा कि क्या है, साउथ से नॉर्थ पूछा है ना, ठीक है, याद रखना बारातांग आइलैंड। उसके बाद कौन सा आइलैंड आता है? उसके बाद आता है नॉर्थ रीफ आइलैंड। कौन सा आइलैंड? नॉर्थ रीफ आइलैंड। तो जो चीज़ न्यूज़ में था उसके लिए आपको मैप पॉइंटिंग याद है। देश का हर आदमी को हर का मैप तो नहीं पता होगा कि वही आदमी ट्रैवल नहीं करता, लेकिन ये तो जरूर पता करना भाई जो न्यूज़ में था उसका मैप, ठीक है। जापान का ये जो पैसेज आइलैंड है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। सो इसीलिए इससे रिलेटेड हम लोग वहाँ के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं उनको हमको ध्यान में रखना है। तो जो स्मिथ आइलैंड है सबसे ज़्यादा साउथ मोस्ट है कि सबसे नॉर्थ मोस्ट है? सबसे ज़्यादा नॉर्थ मोस्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है विद रिस्पेक्ट टू पारसर भारती। पारसर भारती की बात करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पारसर भारती की हमको बात करनी है करेक्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? लेवल होना चाहिए, पता होना चाहिए क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है, तो आपको नहीं बना तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत से नहीं बनेगा। सो पारसर भारती से स्टेट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी, बिल्कुल सही है। जो पारसर भारती है, पारसर भारती क्या है? एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी का मतलब ऐसा बॉडी जो कि नियम के थ्रू बनाया गया है। जो कि किससे बनाया गया? नियम के थ्रू बनाया गया। पारसर भारती एक्ट के थ्रू बनाया गया, इसीलिए इसको नाम दिया पारसर भारती। एंड इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी, यस। इट इज अ ऑटोनोमस बॉडी, यस, मतलब किसी के दबाव पे काम नहीं करता, यस। सेकंड है द जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ पारसर भारती आर वेस्टेड इन द सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। गलत बात है भाई, प्रसार भारती बोर्ड अलग से है, ठीक है ना। प्रसार भारती बोर्ड, प्रसार मतलब समझना, प्रसार मतलब ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है। प्रसार मतलब किसकी बात हो रही है? ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है। सो प्रसार भारती बोर्ड का जो सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन और मैनेजमेंट है, वो कौन करता है? ये पड़ता है प्रसार भारती बोर्ड, एंड नॉट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 114 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ALMA टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है ALMA टेलीस्कोप की बात करनी है। ALMA टेलीस्कोप क्वेश्चन कैसा है भाई? क्वेश्चन है डिफिकल्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिफिकल्ट, क्योंकि ALMA टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपको आसान होना चाहिए, बाकी सबके लिए डिफिकल्ट। ओके, पहले बात तो ALMA का फुल फॉर्म समझ लेना भाई। ALMA मतलब अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। अटाकामा डेजर्ट है कहाँ पे? चिली के अंदर। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। Okay, it is an interferometric radio telescope at the Dominion Radio Astrophysical Observatory in Canada बोल रहा है भाई। ये कनाडा में नहीं है, ये अटाकामा डेजर्ट के अंदर है। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? नॉर्थ चिली में। It consists of 4 antennas consisting of 100 into 20 meter cylindrical parabolic reflectors with 124 dual polarization radio receivers suspended on the support above them। ये सही है कि गलत है भाई? ये गलत है, बिकॉज इसके अंदर 66 हाई प्रिसिजन एंटीनाज हैं, है ना। 4 एंटीना ये बोल रहा है ना यार, ये गलत है। इसके अंदर 66 एंटीनाज हैं।
and it is a superior instrument for observing the phenomena of fast radio burst। देखो भाई, ये फास्ट रेडियो बर्स्ट को क्या नहीं कर पाता, इसको सारे एसोसिएटेड नहीं है। देखो, जो कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट है, इट इज एसोसिएटेड विथ रेडियो, इट इज एसोसिएटेड विथ फास्ट रेडियो बर्स्ट। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर restructuring the working hours of women and children and authorizing the local government to make necessary rules was adopted during whose time। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था वो किसके समय आया था? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था वो लॉर्ड रिपन के समय आया था। देखो, रिपन जो है वो अच्छा आदमी था और अच्छा चीज़ जो अच्छा लोगों के सामने आया था। रिपन इज अच्छा आदमी, लिटन इज खराब आदमी। लिटन मतलब लोटा, लोटा मतलब लोटा लेके मारते हैं सब लोगों से, लोटा इज खराब आदमी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, क्योंकि आ चुका था साथ में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विथ रेस्पेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमको बात किसकी करनी है? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करनी है। लेवल का क्वेश्चन का कैसा है? ये डिफिकल्ट है। इट इज़ अ परमानेंट हाउस अनलाइक द लेजिस्लेटिव असेंबली। इट इज़ अ परमानेंट हाउस अनलाइक द लेजिस्लेटिव असेंबली के एक परमानेंट हाउस है, बिल्कुल सही है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के जैसा एक परमानेंट हाउस है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस, इट इज अ कॉन्वेनिंग चेंबर, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस, बट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ परमानेंट हाउस, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो दिस इज करेक्ट यार। 1/12 ऑफ द टोटल मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, बिल्कुल सही है। 1/12 जो है उसको ऊपर नॉमिनेट करते हैं लोग, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर, 1 2 3 तीन पार्ट में डिवाइड करो, 1/3 1/3 1/3 और 1/3 को 1/6 1/6, इसको 1/6 इज डिवाइडेड बाय दी, इट इज बाय द गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। And to be a member of the state legislative council, the person should be an elector or resident of the state। बिल्कुल सही है। ट्रू पूछा है 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल न्यूज में था इसलिए हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग सिकल सेल डिसीज। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सिकल सेल डिसीज के बारे में पूछा है। मॉडरेट है ये। The government plan to bring a mission to eliminate the disease in India in 2024। बिल्कुल से सिकल सेल डिसीज को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने पास मिशन मोड पे काम कर रहा है भाई, बट 2023-24 में। एंड इट इज़ कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री PMJAY के अंदर ये कवर्ड है। एंड इट इज़ अ हेरिडिटरी जेनेटिक डिसीज, बिल्कुल सही है। सिकल सेल डिसीज इज अ हेरिडिटरी जेनेटिक डिसीज। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 118 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अग्निपथ स्कीम। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यार जो कि आपको लगेगा आएगा, ये तो आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, अग्निपथ स्कीम आएगा। इट विल रिक्रूट यूथ बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25 ईयर एवरी ईयर, बिल्कुल सही है। ऐसे लोगों को लगेगा, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो अग्निपथ स्कीम है इसमें मिनिमम एज कितना है भाई? 17.5 ईयर। 21 year is the maximum age, okay, and 75% of the recruited youth, 75% of the recruited youth will serve only for 4 year, बिल्कुल सही है। बाकी जो 25% उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा, बाकी 75% को निकाल दिया जाएगा। so this is correct and this is incorrect, तो आंसर हो जाएगा बी, that is 2 only is correct, okay। क्वेश्चन नंबर 119 है, which of the following is true। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मॉडरेट। Inelastic product are those whose demand or supply changes rapidly with their price। तो इनका इलास्टिक कैसे? इलास्टिक का मतलब होता है चेंज। अगर चेंज हो रहा है तो इट इज नॉट इन इलास्टिक, इट इज इलास्टिक, सो दिस इज इनकरेक्ट। द सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज इन इलास्टिक। क्या? तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा बी, सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड इज इन इलास्टिक, बिल्कुल सही है। एंड डिमांड फॉर फूड कमोडिटीज इन इलास्टिक, मतलब थोड़ा सा प्राइस बढ़ने से तो डिमांड क्या हो जाता है? चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी।
लीगल टेंडर मनी का मतलब बताना है हम लोग, क्या बताना है, लीगल टेंडर मनी का मतलब बताना है। लीगल टेंडर मतलब क्या है, जिसको बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट एंड सेटल ऑफ हिज क्लेम, है ना, बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। So this is all about the next 20 questions पार्ट 3 डन। फरवरी का खत्म हो गया भाई एमसीक्यूज। नेक्स्ट बात करेंगे जनवरी का।